देशवासियों नमस्कार, मैं प्रेम मधुकांति न्यूज़ 19 में आपका पुनः स्वागत करता हूं। हमारे बीच युवा एमएलसी प्रत्याशी प्रिंस कंसल साहब बैठे कुछ और गंभीर मुद्दों पर, स्नातक एमएलसी चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है, उस कुछ गंभीर मुद्दों पे इनसे हम सवाल पूछते हैं और हम जानकारी हासिल करते हैं। प्रिंस जी, आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रिंस जी, जो सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है कि आपने ये चुनाव ही क्यों चुना, एमएलसी स्नातक का चुनाव क्यों चुना आपने? बहुत सुंदर सवाल है आपका प्रेम जी। जी, एमएलसी स्नातक का चुनाव चुनने के पीछे बड़ा रीज़न है जी। हमारे देश के संविधान में ये सबसे सुंदर चुनाव मैं इसको कहूँगा। ये एक ऐसा चुनाव है जिस चुनाव में जात पात का कोई काम कार्य नहीं होता, धर्म संप्रदाय का कोई कार्य नहीं होता, और यही एक ऐसा चुनाव है जिस चुनाव के अंदर राजनीतिक पार्टियों का भी कोई डायरेक्टली हस्तक्षेप नहीं होता जी। ये एकमात्र ऐसा चुनाव है। तो पार्टीबाजी से दूर होते हुए, नहीं सर, यहाँ मैं आपको रोकना चाहूँगा। अभी भारतीय जनता पार्टी ने किसी को भी अपना प्रत्याशी घोषित किया है। प्रत्याशी घोषित करना और प्रत्याशी को समर्थन देना, दोनों में बहुत अंतर है जी। प्रत्याशी घोषित करने का तात्पर्य ये है कि जब हम लोग वोट डालने जाएंगे तो वहां पर पार्टी का चुनाव चिन्ह होना चाहिए, सिंबल नहीं होगा। इस चुनाव में सिंबल नहीं होता, तो यह केवल समर्थन होता है। वही बात मैंने आपके सामने रखी कि यह एकमात्र ऐसा चुनाव है जिसमें कोई भी राजनीतिक पार्टी प्रत्यक्ष रूप से सहभागिता नहीं निभाती, अप्रत्यक्ष रूप से अर्थात अन्य प्रत्याशी को वह अपना मात्र समर्थन मात्र देती है। जात पात की राजनीति में न फंसते हुए, धर्म संप्रदाय की राजनीति में न फंसते हुए, दलगत राजनीति से ऊपर उठते हुए योग्यता पर आधारित चुनाव है एमएलसी स्नातक का चुनाव। और योग्यता पर आधारित चुनाव को लेकर के मैं बहुत गंभीर रहा हूं, इसीलिए मैंने इस चुनाव को चुना कि इसमें जो आज का जो बहुत तरह का भिन्न भिन्न राजनीतिक प्रलोभन है, बहुत जनता में अलग मैसेज जाता है, तो उससे हटकर ये चुनाव है। बिल्कुल निसंदेह यहाँ पे सीधे राजनीतिक दल का हस्तक्षेप नहीं होता और ये शिक्षित लोगों का चुनाव है, शिक्षित लोगों का चुनाव, इसके लिए आपने चुनाव। जी हाँ, बिल्कुल। राइट। एक सवाल मेरा और है, क्या इस चुनाव में कैसे इसकी प्रक्रिया है, इसकी चुनावी प्रक्रिया क्या है? क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग, आम जनता इससे वाकिफ नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि इस जवाब से आम जनता को भी लाभ पहुँचे। सर देखिए, इसकी प्रक्रिया बताने में तो काफ़ी लंबा समय लगेगा, मैं इसका आपको थोड़ा सूक्ष्म में आपको जी, बताता संक्षेप हूं। में। हमारे देश के अंदर केवल 7 राज्यों में विधान परिषद हैं, उनमें से एक महत्वपूर्ण राज्य अपना उत्तर प्रदेश भी है। जैसे हमारे यहाँ विधानसभा में 403 सीटें हैं, वैसे ही हमारे यहाँ विधान परिषद यानी ऊपरी सदन में 100 सीटें हैं। आप विधान परिषद को माने जस्ट लाइक राज्यसभा, ऊपरी सदन। तो उत्तर प्रदेश में प्रदेश में ऊपरी सदन राज्यसभा के बराबर ही काम करती है। देश में राज्यसभा और प्रदेश में विधान परिषद। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में 100 सीटें हैं। 100 सीटों में 1/3 सीटें ऐसी होती हैं जिनका चयन या जिनका निर्वाचन स्थानीय निकाय के जनप्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। 1/3 सीट ऐसी हैं जिनका चयन हमारी उत्तर प्रदेश विधानसभा के विधायकों, चुने गए विधायकों द्वारा किया जाता है। 1/6 सीटें यानी लगभग 8 सीटें ऐसी हैं जिनका निर्वाचन हमारे उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के द्वारा किया जाता है। वह शिक्षक जिनको शिक्षण का कार्य करते हुए 3 साल हो चुके हैं। और 1/6 यानी 8 सीटें ऐसी हैं जिनका निर्वाचन हमारे प्रदेश के स्नातक करते हैं, और स्नातक भी वह स्नातक जिनको स्नातक की पढ़ाई पूरी किए हुए 3 वर्ष कंप्लीट हो चुके हों। और 10 एमएलसी ऐसे होते हैं जिनका मनोनयन होता है, और वह मनोनयन माननीय राज्यपाल जी अपने विवेक से करते हैं। विधान परिषद की बात कर रहे हैं। जी हाँ, मतलब बोलिए। तो ये कुल मिलाकर हमारे यहाँ पर 100 विधान परिषद सदस्य यानी एमएलसी होते हैं। अब उसमें ये जो एमएलसी स्नातक है, अब आप देखिएगा कि हमारे उत्तर प्रदेश के लगभग 18 से 20 करोड़ जनता, जिसके अंदर करोड़ों की संख्या में स्नातक हैं, ग्रेजुएट हैं, उन करोड़ों ग्रेजुएट्स का रिप्रेजेंटेटिव केवल 8 एमएलसी हमारे प्रदेश के करोड़ों ग्रेजुएट को रिप्रेजेंट करते हैं विधान परिषद में। तो मेरा ये मानना है कि इन 8 लोगों की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ईमानदारी के साथ इन्हें स्नातकों को रिप्रेजेंट करना चाहिए। इसलिए
उन स्नातकों को ईमानदारी के साथ रिप्रेजेंट करने के लिए, नौजवानों को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं इस चुनाव में एक युवा, कर्मठ और उच्च शिक्षा प्राप्त प्रत्याशी के रूप में इस चुनाव में आया। क्या यही प्रक्रिया, जैसे कि इसमें जो भी प्रत्याशी होगा उसकी शैक्षिक योग्यता स्नातक तो होना चाहिए? ये एक यहाँ पर एक मजाक आ जाता है। हमारे चुनाव में वोटर का स्नातक होना अनिवार्य है, प्रत्याशी चाहे अंगूठा छाप हो। जी, ये एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय है। चर्चा का विषय है और ये हमारे इस चुनाव का एक बहुत बड़ा बैकड्रॉप है। तो मैं चाहूँगा कि प्रिंस कंसल जी इसके लिए भी थोड़ी सी आप आगे देखिए, इसके लिए मांग रखिएगा कि स्नातक जिसको चुन रहा है उस प्रत्याशी की कुछ एजुकेशन फिक्स नहीं की गई है। देखिए, ये तो हमारे यहाँ पर संविधान में इस तरह की व्यवस्था की गई है कि हमारे यहाँ किसी भी सदन में जाने के लिए शैक्षणिक योग्यता का कोई, तो क्या इसकी कुछ आप पुरजोर समर्थन करते हैं? मैं प्रत्याशी के भी शिक्षित होना जरूरी है? प्रेम जी, मैं तो ये कहता हूँ कि जिस चुनाव का वोटर स्नातक हो, उसका प्रत्याशी कम से कम पोस्ट ग्रेजुएट अवश्य हो। बिल्कुल बिल्कुल। भाई, अगर वोटर ग्रेजुएट है और कैंडिडेट भी ग्रेजुएट है तो वह उनकी आवाज़ शायद उन्हीं के समकक्ष होकर उठा पाएगा। अगर प्रत्याशी और ज़्यादा उच्च शिक्षा प्राप्त है तो वह उनकी आवाज़ को और मजबूत, क्योंकि जहाँ तक मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग किया हूँ, मैं देखा हूँ बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जिनकी शैक्षिक योग्यता बहुत कम है। वो स्नातक का वोट तो ले रहे हैं लेकिन वो खुद उतने शिक्षित नहीं है। राइट सर। एक बात और सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो और विधान सभा का चुनाव होता है, विधायक का चुनाव होता है, उससे इसका जो क्षेत्रफल है, कार्य क्षेत्रफल जो है, कार्य करने की जो सीमा है ज़्यादा बड़ा है जी, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, इस चुनाव का निर्वाचन प्रक्रिया भी बिल्कुल अलग है और इस चुनाव की जो कार्य क्षेत्र है वो भी बड़ा व्यापक है। जहाँ तक बात इसके कार्य क्षेत्र की बात है, बड़ा एक विस्तृत क्वेश्चन है, तो इसका मुझे जवाब भी थोड़ा आपको विस्तार में देना होगा। जो इसका कार्य क्षेत्र है उसमें 9 जिले आते हैं, 8.5 लोकसभाएं आती हैं। आपके क्षेत्र में कितने कितने जिले आते हैं, जरा नाम बताइए आप। मेरे चुनाव क्षेत्र में 2 कमिश्नरी आती हैं, मेरठ कमिश्नरी, सहारनपुर कमिश्नरी। 9 जिले आते हैं। कौन कौन? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बागपत, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर। टोटल कितने मतदाता होंगे इसमें शैक्षिक? इस चुनाव क्षेत्र में अगर वोटें बनाने का काम सिस्टमेटिक चलता तो लगभग 36 से 37 लाख ग्रेजुएट्स की वोट बन सकती थी। लेकिन दुर्भाग्य है कि 3 लाख वोटें भी हमारे इस चुनाव के लिए नहीं बनी है, नहीं बनी पाई। ये भी एक खामी है। जी हाँ, ये भी एक ड्रॉबैक है इस इलेक्शन में। राइट। इंटरेस्ट लोगों का नहीं आ पाता बहुत। राइट। हाँ, तो बताएं थोड़ा कार्य क्षेत्र के बारे में बताएं। कार्य क्षेत्र मैंने आपको बताया कि 44 विधानसभाएं इसके अंदर है, तो काम बहुत ज़्यादा होता है। निर्वाचन की व्यवस्था बिल्कुल अलग है, जहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे विधानसभा के चुनाव हों, निकाय के चुनाव हों या लोकसभा के चुनाव हों, तो ईवीएम पर आकर के हम लोगों को अपने प्रत्याशी का बटन दबाना होता है, चुनाव संपन्न हो जाता है। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपको ईवीएम पर चुनाव नहीं मिलेगा, बैलेट पर चुनाव मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, इसमें राजनीतिक पार्टियों का हस्तक्षेप नहीं होता प्रत्यक्ष रूप से। इसके अंदर किसी भी राजनीतिक पार्टी का अथवा निर्दलीय प्रत्याशी को कोई चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं होता है। प्रत्याशी को प्रत्याशी के योग्यता के आधार पर उसके नाम के आगे मतदाता 1 लिखकर अपना मत देता है। यहाँ पर विशेष गौर करने वाली बात यह है, मैं मतदाता बंधुओं से भी ये बात कहूँगा कि वोटिंग करते समय अपने जेब के पेन का प्रयोग ना करें। जो पेन वहाँ पर रखा हुआ है मतदान केंद्र पर, उसी पेन का प्रयोग करें, नहीं तो वोट अवैध हो जाएगा। वोट अवैध हो जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण विषय है। ये बहुत बड़ी बात बताई आपने जी। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया कि इसके अंदर ईवीएम से वोटिंग नहीं होने वाली है, इसमें बैलेट से वोटिंग होती है, कोई चुनाव चिन्ह नहीं होता है। तो ये सीधा किसी राजनीतिक पार्टी का चुनाव नहीं है, ये व्यक्ति की योग्यता का चुनाव है और ये योग्यता पर आधारित चुनाव है। और चूंकि कार्यक्षेत्र बड़ा है तो जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है। अब देखिए, अब इस चुनाव को लेकर के हो सकता है राजनीतिक पार्टियों के लिए ये मात्र एक सीट हो कि ऊपरी सदन में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए मात्र एक सीट हो, और प्रिंस कंसल जैसे एक उच्च शिक्षित प्रत्याशी के लिए और एक डिजर्विंग कैंडिडेट के लिए ये एक काम करने का जुनून है, एक मिशन है। और शिक्षित लोगों के लिए, शिक्षित लोगों के माध्यम से समाज के अन्य वर्गों के लिए भी इसमें काम करने का हमारे लिए बहुत बड़ा स्कोप है। ये आपको सौभाग्य, आप सौभाग्यशाली समझेंगे कि आप उनके लिए काम कर रहे हैं, शिक्षित लोगों के लिए। लेकिन जैसा कि हम शुरू से आपके साथ एक कमिटमेंट लेते हैं, ये अंतिम इस वाले इंटरव्यू में मैं चाहता हूँ आपका कमिटमेंट हो कि चुनाव जीतने के उपरांत कम से कम ये व्यवस्था जरूर बदलें आप कि स्नातक जिसको चुन रहा है उसके लिए जो उम्मीदवार है वो भी कम से कम स्नातक तो होना
अनिवार्य होना देखिए, चाहिए। आप इस चीज़ को बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैंने इस चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले भी चुनाव आयोग को ये पत्र लिखा कि इस चुनाव की पूरी व्यवस्था ऑनलाइन हो। जब इसका हमने आकलन ये किया कि इसमें वोटर का स्नातक होना अनिवार्य है और मतदाता इसमें प्रत्याशी का स्नातक होना अनिवार्य नहीं है, तो निसंदेह एक ये हमारे लिए बड़ा दुख का विषय रहा कि पढ़े लिखे की आवाज़ को जितनी मजबूती से पढ़ा लिखा रख पाएगा, एक कम पढ़ा लिखा या कम शिक्षित व्यक्ति शायद उस बात को उतनी मजबूती से ना रख पाए। सर, आप मेरे सवाल को गोल मत करिए, आप बताइए कि हाँ आप निसंदेह इस बात को हम रखेंगे, चुनाव आयोग में भी रखेंगे और महामहिम राष्ट्रपति महोदय के सामने इस बात को कि हम रखेंगे। स्नातक जिसको चुनते हैं उसका प्रत्याशी भी कम से कम स्नातक होना चाहिए। चाहिए। बिल्कुल। प्रिंस जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू। फिर किसी विषय मिलेंगे सर। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू सर।